कि आज हम लोग महात्मा गांधी की जीवनी को समझने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन को, उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। गांधी जी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुई थी। और पोरबंदर जो है उस जमाने में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, काठियावाड़ में, जिसे हम सौराष्ट्र के नाम से जानते थे और आज उसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं। गांधी जी एक बहुत ही मशहूर फैमिली से बिलोंग करते थे उस जमाने में। काफी इज्जत माप, काफी मान सम्मान था उनकी फैमिली को का। और पोरबंदर में ही नहीं बल्कि जो पड़ोसी राज्य थे, राजकोट हो या जूनागढ़ हो, वहां भी उनका नाम था। उनकी फैमिली में जो है उस जमाने में दीवान हुआ करते थे, या दीवान कह दे तो दीवान की जो हैसियत हुआ करती थी उस जमाने में चीफ मिनिस्टर्स की हुआ करती थी। तो एक बहुत ही हाई पोजीशन हुआ करता था। गांधी जी के जो ग्रैंडफादर थे उत्तम चंद गांधी जी, ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, काफी बेहतर प्रशासक रहे हैं। लेकिन एक बार वो एक बड़ी मुश्किल में फंसे, जो क्वीन मदर्स रेजेंट की सर्विस में। वहां पर एक मेड ने कुछ कहा उनसे करने के लिए, एंड बट ही रिफ्यूज टू डू दैट। और उन्होंने जो है उनको वहां से हटा दिया गया और फिर ही वॉज गॉट डिस्पैच्ड फ्रॉम दैट प्लेस। लेकिन उत्तम चंद जी ने बज नहीं किया और ही एक्सेप्टेड द फैक्ट कि वो सर्विस में भले नहीं रहेंगे लेकिन वो अपनी मान सम्मान से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और उत्तम चंद जी वहां से निकले और फिर वो जूनागढ़ चले जाते हैं। एंड वहां पर पहुंचते हैं तो जो वहां के नवाब थे उनको वो जो है लेफ्ट हैंड से सलामी दागते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप हमें लेफ्ट हैंड से सलामी क्यों दाग रहे हैं, और ये तो नाफरमानी होगी और इज्जत नहीं देने वाली बात होगी नवाब को, तो उन्होंने कहा कि उनका जो राइट हैंड है, उन्होंने उस राइट हैंड से सलाम करने का जो वादा है, जो प्लेज लिया है कि वो पोरबंदर को करेंगे, एंड कि ही हैज प्लेस्ड फॉर पोरबंदर। और जब उनका ये जवाब था कि मेरा दाहिना हाथ पोरबंदर के लिए है और बायां हाथ आपके लिए, तो इस जवाब से नवाब बड़े खुश हुए कि टू सी हिज लॉयल्टी, कितना लॉयल आदमी है ये अपने इलाके के लिए। और वहां से फिर जो है जो नवाब थे उनको रीइंस्टेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है जब उनको ये दीवानी मिलती है, लेकिन फिर वहां पर भी इस दीवानी को भी इनकार कर देते हैं उत्तम चंद जी, उनके ग्रैंडफादर। फिर जब वो इनकार कर देते हैं कि नहीं वो दीवान नहीं बनेंगे, तो महात्मा गांधी के जो फादर थे करमचंद, उनको दीवान बनाया जाता है और 24 साल की एज में। और करमचंद भी एक बहुत ही उसूलों के इंसान थे, हिम्मत वाले इंसान थे। और तो मोहनदास करमचंद गांधी जो आगे चल करके महात्मा गांधी बनते हैं, इनकी ही वॉज द सन ऑफ करमचंद गांधी। और उनकी अम्मा का नाम जो था पुतली बाई, पुतली बाई भी एक ट्रेडिंग फैमिली से आती हैं। और वहां पर जो ये कहा जाए, उनकी अम्मा के पास वो तालीम तो नहीं थी लेकिन शी वॉज वेरी नॉलेजेबल। कभी कभी होता है कि आपके पास इल्म नहीं होता लेकिन नॉलेज अच्छा होता है समाजी मामलात के बारे में, जाती मामलात के बारे में, जो मैनर ऑफ कोर्ट्स होते हैं उसके बारे में आपके ज्यादा होते हैं। शी वॉज एबल टू पार्टिसिपेट इंटेलिजेंटली, जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेती थी। एंड उस जमाने में तो एक जो है उनकी माताश्री जो थी महात्मा गांधी की पुतली बाई, वो भी एक काफी सोशल रही हैं अपने लाइफ में। दोनों लोग, करमचंद गांधी और पुतली बाई, दोनों काफी मजहबी लोग थे, रिलीजियस लोग थे। वो रिलीजन के स्कॉलर तो नहीं थे लेकिन मजहब के मानने वाले जरूर थे। लेकिन हर मजहब के मानने वाले लोग उनके घरों पे आते थे, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो, एवरीवन वेर विजिटिंग देयर हो। सभी लोग उनके घरों में आते थे, मजहबी या बहस मुबाहिसा भी होता था। जो है जब तमाम मजहब के लोग आपके घर पे आते हैं तो आपके जो घर के लोग होते हैं उनको मौका मिलता है कि कौन लोग जो है कौन सा मजहब क्या मैसेज देता है। तो एक टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, एक रवादारी आती है आपकी जिंदगी में
जहां पर हर मजहब के उसूलों के साथ, हर मजहब के एक मैसेज के साथ आपकी वाबस्तगी होती है, आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं और एक दूसरे की को लेकर के आप जुड़ाव भी महसूस करते हैं। जो है अब देखते हैं महात्मा गांधी उस जमाने में जब 13 साल के थे तभी उनकी जो है शादी कर दी जाती है। वो उस वक्त स्कूल में ही थे, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में था, उसके तालिब इल्म थे, उसके छात्र थे। वहीं पर उनकी शादी तय कर दी जाती है, शादी हो भी जाती है कस्तूरबा से। कस्तूरबा भी उस वक्त 13 साल की थी, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गई अपने जमाने में। वहीं पर गांधी ने अपने एजुकेशन को हाई स्कूल में ही मुकम्मल किया राजकोट में। एंड देन वहां पर जो है राजकोट में जब उन्होंने स्कूल कंप्लीट किया तो उस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था राजकोट में, और उनको वहां से आगे की पढ़ाई करने के लिए ही हैज टू मूव ऑन टू समलदास कॉलेज, जो एक भावनगर में था। भावनगर के कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं। वहां पर जब वो कॉलेज लाइफ में आते हैं तो उनको पढ़ाई बड़ी मुश्किल लगती है, और जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है वो अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है और उनको अंग्रेजी नहीं आती है। तो he found that his knowledge of English was not adequate, और अंग्रेजी जब नहीं आती है तो कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता। आप हम दोनों जानते हैं जब हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे होते हैं और जब कोई अंग्रेजी में बात कर रहा होता है और हमें अंग्रेजी नहीं आती तो बड़ी मुश्किल होता। ये सारी चीजें गांधी ने भी फेस की थी। ही डिड नॉट नो दैट हाउ टू स्पीक एंड व्हाट टू डू। जब जुबान नहीं आती और पढ़ाई अंग्रेजी में तो क्या करना चाहिए। वो उनकी जो पढ़ाई चल रही थी वो उनकी फैमिली की जरूरत भी थी, एंड उनकी अपनी अपनी जिंदगी भी चलानी थी, क्योंकि शादी भी हो गई है, कमाना भी है, पढ़ाई भी करनी है। तो ये समझ में आया कि क्यों ना काम किया जाए। वो काम की तलाश में उनको ये हुआ कि पढ़ाई किया जाए या काम किया जाए, तो उनका दोनों चीजें हो सकती हैं, और वहां पर वो बॉम्बे के लिए चले जाते हैं। ये एक गांधी की एक शुरुआती दौर की जिंदगी है कि जब वो जो है प्राइमरी स्कूल अटेंड करते हैं 1876 में, और उस जमाने में काफी एक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है गांधी को। गांधी जी जो है शुरू में तो पोरबंदर के स्कूल में ही जा रहे थे। फिर उसके बाद जब उनकी फैमिली राजकोट चली गई और वहां पर वो अल्फ्रेड हाई स्कूल में उनका एडमिशन होता है। फिर वहां पर जाने के बाद आपको देखते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे पढ़ाई में, ना ही वहां के गेम्स में उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आता था। लेकिन ही हैड वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर्स। अपने उस्ताद को लेकर के, अपने टीचर्स को लेकर के काफी जो है उन्हें उनकी इज्जत करते थे। गांधी जी जब एक मुकम्मल कर लेते हैं अपनी तालीम जो है भावनगर में, फिर उसके बाद आगे की स्टडी के लिए उनका प्लान होता है। तो आगे के बारे में ये कहा गया कि नहीं, गांधी जी हैज टू गो टू इंग्लैंड फॉर हिज फर्दर स्टडीज। तो आगे की पढ़ाई करने के लिए उनको इंग्लैंड जाना है। और लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि उस जमाने में इंग्लैंड जाना कहा जाता था कि जो आप 7 समुंदर पार जाएंगे तो आप पापी हो जाएंगे और आपको आपके धर्म से, आपकी जाति से निकाल दिया जाएगा। ये भी खैर उनके घर वाले उनको काफी घर वालों को भी मनाया उन्होंने, उनके घर वालों ने अपने रिश्तेदारों को मनाया। किसी तरीके से वो तैयार हो गए। वो फिर गांधी जाते हैं इंग्लैंड, वहां पर वो लंदन जाते हैं, कहते हैं कि नहीं लंदन गए आए हैं तो लंदन के हिसाब से रहा जाए। वहां पर वो सूट सिलवाते हैं बॉन्ड स्ट्रीट में, और फिर जो है लेकिन एक सूट सिलवाने में उनको 10 पाउंड्स लगता है। और फिर उसके बाद वो जो है एक डबल गोल्ड की चेन खरीदते हैं, एक पॉकेट वॉच जो है लेते हैं, एंड देन वहां पर वो टाई कैसे लगाया जाता है ये भी सीखते हैं। फिर वहां पर जो है हर रोज 10 मिनट कम से कम आईने के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं, अपने आप को संवारते हैं। और फिर जो है वहां पर जाने के बाद वो फ्रेंच की कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं, डांसिंग के लिए एडमिशन लेते हैं, इलोक्यूशन सीखते हैं। और फिर उनको ये भी लगा कि नहीं उनको म्यूजिक भी सीखना चाहिए। देन ही स्टार्टेड टेकिंग दैट कि नहीं हमें वायलिन भी सीखना है। गांधी जी को अभी मैंने बताया कि एक बहुत ही हार्डकोर डेडकोर वेजिटेरियन थे, सब्जियों से ज्यादा लगाव था और नॉन वेजिटेरियन कभी रहे नहीं वो। सो गांधी का ये लगाव और वेजिटेरियनिज्म से कि उस पर उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखने लगे। देन ही ज्वाइंड द वेजिटेरियन सोसाइटी। वेजिटेरियन सोसाइटी
ज्वाइन किया वहां पर लंदन में। वहां के बहस मुबाहिसे में वो हिस्सा लेने लगे। कुछ दिनों के बाद उसका एक ब्रांच ही खोल दिया जिस एरिया में वो रह रहे थे वहां पर, और वहां पर उसके वो सेक्रेटरी बनते हैं उस वेजिटेरियन सोसाइटी का। तो जो उनकी एक्टिविटीज थी वेजिटेरियन सोसाइटी के लेकर के, उस एक्टिविटी ने उनको बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात कराया। बहुत उस जमाने के मशहूर लोग जो लंदन के थे, उसमें बताएं कि जो थियोसोफिस्ट थे उनसे भी मुलाकात हुई। वहां पे थियोसॉफी की जो मैडम ब्लावत्स्की थी या डॉक्टर एनी बेसेंट थी, उनसे मुलाकात वहां पर हुई। एनी बेसेंट तो हिंदुस्तान में भी रही और काफी मशहूर रही, काफी ज्यादा काम किया। ही गॉट हिज टाइम टू गो थ्रू द मैट्रिकुलेशन एग्जाम ऑफ द यूनिवर्सिटी, और उस जमाने में जो है वो बार का एग्जाम जो है, कानून की पढ़ाई का भी एग्जाम्स को लेकर वो क्वालिफाई कर जाते हैं। देन ही लर्न लैटिन सीखते हैं, और उसके बाद कुछ जो है कानून की पढ़ाई जो जरूरी थी उस जमाने में उसकी वो पढ़ाई करते हैं। देन ही पास द एग्जामिनेशन एंड वाज कॉल्ड टू द बार ऑन 10th of June 1891. He enrolled in the High Court on the 11th and sailed for India on the 12th of June. तो ये उनका एक करियर रहा। वहां पे आने के बाद जब वो इंग्लैंड से जो है हिंदुस्तान आते हैं, महात्मा गांधी, वहां पर उनको पता चलता है कि उनकी जो माता श्री हैं, उनकी अम्मी हैं, उनका इंतकाल हो जाता है जब वो इंग्लैंड में ही थे। और उनके भाइयों ने, उनके घर वालों ने उनको ये खबर नहीं दी कि उनकी अम्मी का डेथ हो गया। और उन्होंने सोचा कि महात्मा जो है करमचंद गांधी जो है वो पढ़ाई कर रहे होंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए उनको जो है वो जो है उनको ये इत्तला, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। खैर जब वो आते हैं, वो अपना कैरियर एक बैरिस्टर की तरह वो इस्तेमाल करते हैं, बैरिस्टर का यूज करते हैं। और फर्स्ट जो है उनको जो क्लाइंट मिलता है इन स्मॉल कॉजेस कोर्ट, वहां पर फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशंस का जब वो हिस्सा होते हैं, जब वो खड़े होते हैं उसके केस लड़ने के लिए, वहां पर वो एक जुबान नहीं बोल पाते हैं और एक लफ्ज ही नहीं आता उनके मुंह में, और उनको बड़ा शर्मिंदगी होती है। देन वो वहां पर बैठ जाते हैं, और देन जो पैसा उन्होंने अपने क्लाइंट से लिया होता है उसको वापस कर देते हैं कि देखिए मैं आपकी बात तो और आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं हो पाया और मैं बोल भी नहीं पाया। और फिर वहां पर जब वो उनका कैरियर एज लॉयर नहीं शुरू होता है तो वो एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वहां पर जो है हेड मास्टर उनसे कहता है कि ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड सिंस ही डिड नॉट हैव अ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, और उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको एक डिग्री नहीं है यूनिवर्सिटी से। गांधी वॉज डिसअपॉइंटेड, काफी ज्यादा जो है डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते हैं वहां पर। देन जो है उनको लगा कि नहीं, सारे रास्ते अब उनके बंद हो चुके हैं, वो कुछ नौकरी नहीं कर सकते, कुछ कमा नहीं सकते, अपनी फैमिली को देख नहीं सकते। उनके भाई जो है जो लोन लेकर के वो इंग्लैंड गए थे उसको पे कर रहे हैं उनको जो है। देन ही रिटर्न टू राजकोट, वहां पर थोड़ी सी वो कमाना शुरू करते हैं कि जो याचिकाएं होती हैं, जो मेमोरियल्स होते हैं, पिटीशंस, उसको ड्राफ्ट करना सीखते हैं। बट लेकिन उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि पूरी फैमिली चला सके, ना ही वो अपनी जो बैरिस्टर की जो हैसियत उन्होंने हासिल की थी उसने वो भी उतना काम नहीं आता है। इसी जद्दोजहद से गांधी गुजर रहे होते हैं और उनको एक ऑफर मिलता है एक मुस्लिम फर्म से। एक मुस्लिम कंपनी थी काठियावाड़ की, और जिसने अपनी बिजनेस को साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश किया होता है। और वहां पर उस फर्म का एक झगड़ा, एक कानूनी झगड़ा जो है, लीगल डिस्प्यूट जो है दूसरी फर्म के साथ थी, और वो लोग जो है गांधी जी को हायर करना चाहते थे कि आप आए और जो है एक चीफ काउंसिल की तरह और हमारे मामले को देखें। और उस पे जो है जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस कंपनी ने गांधी जी को दिया था, ये काफी अट्रैक्टिव था गांधी के लिए, और गांधी जी को लगा कि नहीं, ही हैज टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड गो टू साउथ अफ्रीका एंड ट्राई हिज लक, अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, और उनको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और फैमिली भी अच्छे से चल पाएगी और उनको लॉ को प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलेगा। खैर गांधी जी लैंडेड इन डरबन इन May 1893, वहां पर वो पहुंचते हैं। वहां पर
अब्दुल्ला सेठ जो है, जो जो उस कंपनी के मालिक थे, वो उनसे उनकी मुलाकात होती है। गांधी वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज स्टेटस एज बैरिस्टर। काफी शुरू से रहते कि वो तो बैरिस्टर हैं, जो है वो भी लंदन से, इसलिए वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, वो जब भी चलेंगे तो फर्स्ट क्लास में चलेंगे। जो ट्रेन है जो है उसमें, चाहे वो शिप हो, चाहे वो जहाज हो या ट्रेन हो, सब में जब जाना होगा या जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो इसमें फर्स्ट क्लास में जाएंगे। खैर इस वजह से उनको जो है, जो कैप्टन की केबिन थी उसमें एकोमोडेट किया गया था, एंड क्योंकि कोई और बर्थ खाली नहीं थी फर्स्ट क्लास में, तो उनको वहां लाया गया। खैर 2-3 दिन के अंदर जो है वो वहां पे पहुंचते हैं डरबन में, और शेख जो है अब्दुल्ला जो थे वो उनको जो है कोर्ट लेके जाते, एंड गांधी वॉज बियरिंग एन इंडियन टर्बन एज ही सैट इन द कोर्ट। वो एकदम टर्बन पहने हुए। मजिस्ट्रेट जो था जब उनको वहां पर देखता है, और वो स्टार्टेड स्टेयरिंग एट हिम, उनको घूरने लगता है। वो कहता है कि एंड ऑर्डर्ड हिम कि नहीं, यू हैव टू रिमूव योर टर्बन, आपको ये जो टर्बन है वो हटाना पड़ेगा। गांधी को लगा कि ये तो उनकी बेइज्जती हो गई। ही डिक्लाइन टू रिमूव हिज टर्बन एंड लेफ्ट द कोर्ट। वो अदालत छोड़ के भले चले जाते हैं, लेकिन टर्बन नहीं हटाते। और ये उनका एक पहला तजर्बा था, जो है एक इंसल्ट को लेकर के, और एक तासुब को लेकर के, एक जो है एक भेदभाव को लेकर के, कैसे हिंदुस्तानियों के साथ एक व्यवहार हो रहा था साउथ अफ्रीका में। क्योंकि जो भी हिंदुस्तानी जाते थे वहां पर, उनको वहां पर एक प्लांटेशन का काम हो रहा था, वहां पे एक लेबरर की हैसियत से जाते थे, और उनको जो है एक बॉन्ड पर साइन किया जाता था कि आप 5 साल तक आप जो है यहां से जा नहीं सकते और आपको यही काम करना है। तो ये कहा जाता था कि ये इसको कहा जाता है इंडेंचर लेबर। और ये इंडेंचर जो है, जिसमें आपने एक बॉन्ड भरा है कि आप 5 साल तक वहां पे काम करेंगे और कोई और काम नहीं करेंगे। अगर आपको अपने इंडेंचर को वापस करनी है और उस बॉन्ड को के खिलाफ जाना है, तो आपको जो है पोल टैक्स पे करना पड़ेगा, जो 3 पाउंड्स का होता था जो है हर साल। वो काफी बड़ा अमाउंट था जिसको कोई बियर नहीं कर सकता था। दिस वॉज फार बियॉन्ड द मीन्स ऑफ द लेबरर। उतना तो कमा ही नहीं पा रहे, उतने 3 पाउंड का वो लेबर टैक्स कैसे वो देंगे, पोल टैक्स कैसे देंगे। तो खैर वो जो है जितना उनको कमाना था वो काफी कम होता था, इसलिए वो उस 5 साल की वो जो है एक बॉन्डेड लेबर ही था। एक जो है आपने एकदम गुलामी का, एक गुलाम की हैसियत से एक तरीके से रह रहे थे। तो वहां पे जितने भी लेबर आए होते थे, चाहे साउथ अफ्रीका में उस जमाने में तमिलनाडु से भी होते थे, आंध्र प्रदेश से भी थे, बिहार से भी थे, यूपी से भी थे, एंड ऑल वेर इलिटरेट। कोई पढ़ा लिखा नहीं था और उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, ना ही उनको अपने अधिकारों के बारे में पता था। वो एक बहुत ही असहाय और एक लीडरलेस एक कौम थी वहां पर, जो इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में। कुछ दिनों के तजर्बे के बाद जब गांधी वहां पे रहते हैं, जो उनको एक तजर्बा होता है, एक जो है अनुभव होता है डरबन कोर्ट का, फिर जो है वहां पर गांधी जो है अपनी जर्नी को प्रिटोरिया मतलब ही वेंट टू प्रिटोरिया, जहां पर लीगल सूट फाइल होना था, एंड लीगल सूट वाज बीइंग हर्ड। वो वहां पर जो है ट्रेन से जाना था, और वहां पर उनके लिए एक फर्स्ट क्लास के टिकट बुक किया गया, और वहां से गांधी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेकिन व्हेन द ट्रेन रीच टू पीटरमैरिट्सबर्ग, वहां पर एक व्हाइट पैसेंजर जो था, और जो है उस ट्रेन से सफर कर रहा था, और वहां पर उसने ऑब्जेक्ट किया कि कैसे एक कलर्ड मैन, एक सांवला आदमी, एक काला आदमी इस ट्रेन में जा सकता। और आपको मैं बताऊं कि वहां पे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का जमाना था, और व्हाइट अंग्रेज जो थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और वो कोई भी ब्लैक या जो है सांवला आदमी होता था वो उसे वो इंफीरियर ट्रीट करते थे। उनको लगता था कि ये एक साथ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, गांधी जी को इस कंपार्टमेंट को छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा, और वहां पर एक पंगा हो जाता है वहां पर। देन गांधी कहते हैं कि नहीं, ही इज अ बैरिस्टर, ही कैन गो विथ फर्स्ट क्लास। लेकिन उनकी ये बात नहीं सुनी जाती, और उनको जो है फर्स्ट क्लास से बाहर निकाल करके भेज दिया जाता है, एंड कहा जाता है कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फर्स्ट क्लास। गांधी जी को लगा कि नहीं, कि किस तरह से उनको एक ह्यूमिलिएट किया गया है कि कंपार्टमेंट से निकाल करके बाहर उनको फेंक दिया जाए, क्योंकि वो नहीं जा रहे थे कंपार्टमेंट से बाहर। तो एक कांस्टेबल को बुलाया गया, और कांस्टेबल ने उनका हाथ पकड़ा
और उनको पुश आउट कर दिया, उनको वो जो है धक्के दे करके कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया और फिर उनके लगेज को भी, उनके सामान को भी बाहर फेंक देते हैं। देन वो वहीं पर बैठे रह जाते हैं, जो है वहां से हिलते नहीं है। वो काफी ज्यादा एक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है। खैर गांधी जी जोहान्सबर्ग पहुंचते हैं। देन वहां से वो प्रिटोरिया जाते हैं और प्रिटोरिया में वहां पर वो जो है जितने जो लॉयर्स थे अब्दुल्ला सेठ के, उनसे वो मुलाकात करते हैं। और वहां पर जो है जब वो अब्दुल्ला सेठ से मुलाकात रहती है तो वो ही वॉज एबल टू सिक्योर द कॉन्फिडेंस ऑफ अब्दुल्ला सेठ। और वहां पर जो है जो दूसरा जो फर्म था, जो दूसरी कंपनी थी, वो भी एक मुस्लिम्स की थी। वहां पर वो भी गुजरात से ही मर्चेंट था, जो व्यापारी था। तो उन दोनों के बीच में जो है काफी ज्यादा जो है गांधी जी जो है उन दो अब्दुल्ला सेठ और जो दूसरी फर्म थी उनके बीच में एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करा देते हैं। एंड वहां पर एक काफी ज्यादा वहां पे जाने के बाद जो है वो चाहते हैं कि नहीं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो इकट्ठा हों, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ दें। वहां पर जो है जिस तरह के तजर्बे हिंदुस्तानियों को हो रहे थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए और हिंदुस्तानियों को संगठित करने के लिए वहां पर एक तंजीम, एक इदारा, एक संस्था कायम की थी जिसका नाम था जो है नेटल इंडियन कांग्रेस। वहां पर वो जो था एक इस संगठन का काम करने लगे। वहां पर हर मौके का इस्तेमाल उन्होंने किया जिससे जो है हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के जो लीडर्स थे उनको साउथ अफ्रीका में जो हिंदुस्तानी रह रहे थे उनके बारे में उनको बताएं। तो ही जब वो जो अफ्रीका से जो आए जो हिंदुस्तान आते हैं महात्मा गांधी दोबारा, वहां पर वो हर जगह जाते हैं, वो बॉम्बे जाते हैं, पूना जाते हैं, मद्रास जाते हैं, ताकि हिंदुस्तानियों की जो हालात थी उसके बारे में बता सकें लोगों को कि किस तरह के हालात जो हिंदुस्तानियों के साथ पेश आ रहे हैं, ताकि जो है एक जो है प्रेशर जनरेट किया जा सके इंग्लैंड पे। क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी जो हुकूमत है वहां पर भी वो हुकूमत जो है इंग्लैंड की थी और इसकी वजह से चाहते थे कि अगर हिंदुस्तान के जो लीडर हैं अगर वो साथ आ जाते हैं तो वो एक प्रेशर जनरेट करेंगे इंग्लैंड गवर्नमेंट पे, ताकि जो है एक सिंपैथेटिक कंसिडरेशंस मिले। वो हिंदुस्तान में आने के बाद वो फिरोज शाह मेहता से भी मिलते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भी मिलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से भी मिलते हैं, दूसरे लीडर से भी मिलते हैं इस ताल्लुक से। लेकिन वहां पे जब पता ये चलता है कि वहां के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को, कि गांधी जी पूरी हर जगह जा रहे हैं और साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं, वहां के हालात के बारे में निगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं, तो खैर जब ये बात होती है, जब वो वापस आ रहे होते तो उनका जो शिप है, जो जहाज है, वो उनको वहां पर आने नहीं दिया जाता। 23 दिनों तक उसको क्वारंटाइन में रखा गया था 13 मई 1897 को। और उनको लगा कि नहीं, आज इस बार तो गांधी जी की जो फैमिली है या गांधी जी की जिंदगी, उनको एकदम एक खतरा महसूस होने लगा। और खैर किसी तरीके से वहां पर जो है एक पारसी थे जो रुस्तम जी, उनके घर उनका पहुंचना होता है। मैंने आपको बताया था कि जो है गांधी जी ने अपनी जो नेटल इंडियन कांग्रेस जो बनाई थी वो 1894 में बनाई थी। फिर जो 1896 में वो 6 महीने के लिए जो है वो हिंदुस्तान आते हैं ताकि वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेकर के दोबारा वो नेटल जा सकें। और मैंने ये भी बताया कि जब वो साउथ अफ्रीका के लिए जा रहे थे तो उनकी शिप को, उस जहाज को जो है वहीं रोक दिया गया था। एंड जो है वहां पर जो है उनको जो है उतरने नहीं दिया गया। 1899 में एक सिविल वॉर वहां पे होता है जिसको बोर्स वॉर कहा जाता है। बोर्स वॉर, ब्रिटिश बोर वॉर। वहां पर जो है एक जो डेनिश थे, जो है अंग्रेज थे, और जो इंग्लैंड, उनके बीच में एक सिविल वॉर है कि हु हैज मोर राइट ओवर द नेटल, वो साउथ अफ्रीका, इसके बीच में। और वहां पर जब ये सिविल वॉर होता है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मौका अच्छा है कि हिंदुस्तानियों को इमेज स्टैब्लिश किया जाए ब्रिटिश हुक्मरान के सामने। वहां पर उन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प को स्टैब्लिश किया ताकि जो भी उसमें नुकसान हो रहा था, जिसकी इंजरी हो रही थी, उसकी मदद किया जा सके। उनकी जो है उनकी मदद करने के लिए तो वो उनकी वो मदद करते हैं और जो है सबकी सेवा करते हैं।
वहां पर जो है ये काफी पॉपुलर भी होते हैं गांधी इज अ मैन हु कैन कन्विंस इंडियंस टू हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग बोर वॉर। तो एक इमेज बिल्डिंग भी होती है गांधी की। खैर 1901 में जो है इनको हिंदुस्तान जो है आना पड़ रहा है। खैर वो 1901 में गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं, वहां पर फिर वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं राजकोट में। लेकिन वहां पर जब वो आते हैं तो उनसे कहा गया कि नहीं, जो तमाम मौके हैं वो बॉम्बे में सेटल कर जाएं, वहां पर जो है जो लोगों की मदद करें, पब्लिक का काम करें। और फिर वहां से निकलते ही स्पेंड सम टाइम इन पुणे विथ ग्रेट गोपाल कृष्ण गोखले। फिर वहां से वो निकलते हैं, कलकत्ता जाते हैं, वाराणसी जाते हैं और दूसरे प्लेसेस भी जाते हैं। खैर जो उनकी गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात होती है, गांधी वॉज वेरी इंप्रेस विद गोपाल कृष्ण गोखले और उनको वो उस्ताद मानते हैं कि वो उनके गुरु हैं। खैर वहां पर जब वो कोलकाता वो वहां पे पहुंचते हैं और वो चाहते हैं कि कोलकाता में वो सेटल करेंगे। वहीं पर जो है साउथ अफ्रीका से एक कॉल आ जाती है कि नहीं, आपको जो है साउथ अफ्रीका आना है क्योंकि एक डेलीगेशन जा रहा है। और गांधी ही पढ़े लिखे थे, वो उस सिचुएशंस को समझते थे, तो साउथ अफ्रीका से उनको बुलाया गया और लोगों को लगा कि बहुत उम्मीदें जाएंगी कि अगर गांधी जी आते हैं और गांधी जी की वजह से काफी ज्यादा उनको एक फायदा हो सकता। खैर जो है महात्मा गांधी ने 1904 में एक जर्नल कायम किया, एक मैगजीन कायम किया, वीकली जर्नल जिसे हम कहा जाता है, इंडियन ओपिनियन करके। और वहां पर जो है काफी उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किया, जो है अपने विचारों को उस इंडियन ओपिनियन में लिखते थे, पब्लिश करते थे। जो इंडियन इश्यूज थे, इंडियंस के इश्यूज थे, वो भी हाईलाइट करते थे। 1906 में ही जब वो फाइनली उनको लगा कि नहीं वहां से जाना चाहिए, जो है फाइनली इंडिया में सेटल करना चाहिए महात्मा गांधी को और की है, और वो कहते हैं कि नहीं वो आगे की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, तभी वहां पर जो है एक गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ ट्रांसवाल की एक नोटिफाइड एक ऑर्डिनेंस देखने को मिलती है जो 22 अगस्त 1906 में। और इसमें एक ये जो कानून पास किया था उस जमाने के जो उस दौर की वो हुकूमत थी ट्रांसवाल की, वहां पर ये कहा गया कि जो भी इंडियंस हैं उनको कंपल्सरीली, चाहे उनके बच्चे हों चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हो, उनको एक रजिस्टर पे साइन करना होगा, अपनी फिंगरप्रिंट्स लगानी होगी, वहां पर कहना होगा और उनको हमेशा एक सर्टिफिकेट लेकर के चलना होगा कि जो है उनके पास एक सर्टिफिकेट है और उसकी वजह से उसको सिग्नेचर की वजह से जो है उनको ये कहा गया कि अगर जो साइन नहीं करेंगे तो दे विल लूज राइट ऑफ रेजिडेंस एंड दे वुड आल्सो फेस प्रिजन और डिपोर्टेशंस फ्रॉम ट्रांसफर। जब उनको देखते हैं कि काफी मनमानी कानून है तो गांधी जी जो है एक तमाम जो इंडियंस हैं उनकी एक मीटिंग बुलाते हैं एम्पायर थिएटर में जोहान्सबर्ग में 11 सितंबर 1906 को। और जब वो मीटिंग हो रही होती है तो वहां पर लोगों का एक जमवाड़ा आ जाता है, काफी भीड़ इकट्ठी होती है। वहां पर जो है जो हाजी हबीब थे वो वहां पर जो है एक रेजोल्यूशन को पढ़ते हैं जिसको गांधी जी ने ड्राफ्ट किया है और गांधी जी कहते हैं कि कोई भी जो भारतीय जो है वो अपने आप को इस कानून के हवाले नहीं करेगा और ना ही कोई इंडियन इस कानून को मानेगा। जिसकी वजह से बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने उस रजिस्टर पर साइन करने से मना कर दिया और इसके वजह में ये हुआ कि गांधी जी को ही कहा गया कि उनको जो है ट्रांसवेल छोड़ देना चाहिए, उनको ट्रांसवेल इससे निकल जाने का आदेश हुआ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ही विल नॉट लीव द ट्रांसवेल। उनको अरेस्ट कर लिया गया 10 जनवरी 1908 को। जो है फिर उसके बाद जब उनको वहां पे लगा और उनके मजिस्ट्रेट ने उनको जो है काफी ज्यादा एक हेवीएस्ट पनिशमेंट देते हैं, बहुत ज्यादा उनको सजा मिलती है। कहा यह जाता है कि नहीं, ही वॉज द मेन कल्प्रिट। गांधी से पूछा गया क्या आप ही इसके आप ही ने ये काम किया, आप ही एक कल्प्रिट। उसने कहा कि नहीं, यस आई डिड एवरीथिंग। गांधी जी ने एकदम जो है कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैंने ऑर्गेनाइज किया, इसलिए जो भी सजा हो हमें मिल जानी चाहिए, जो भी हाईएस्ट पनिशमेंट आप दे सकते हो आप हमें दें। गांधी जी को 2 महीने की कैद की सजा होती है। वहां पर जेल में गांधी जी जो है थोरियो की किताब पढ़ते हैं सिविल डिसोबीडियंस पे, एंड ही वाज वेरी इंप्रेस्ड विद हिज बुक।
और वहां पर एक तरीके से एक जो है काफी ज्यादा लगा कि नहीं, किसी भी तरह का एक जो आंसर है किसी भी जुल्म के खिलाफ, किसी भी कानून के खिलाफ जो एक बेहतर तरीका है जंग करने का, उसके खिलाफ एहतजाज करने का, वो सत्याग्रह है। और सत्याग्रह ये है कि उनको लगता था कि ये जो है आपके जहन को और जो है एक आपको काबू में रखता है, आपकी सोच को काबू में रखता है। तो उन्होंने हर जगह पे, चाहे वो इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका में हो, वहां पर हमेशा जो है इसी चीज का नॉन वायलेंट तरीके से, बगैर किसी हिंसा के, बगैर किसी वायलेंस के उन्होंने मूवमेंट किए। इंग्लैंड में किया जो है और साउथ अफ्रीका में किया, एंड दोज थिंग्स वहां पर काफी ज्यादा वो पॉपुलर है। वहां पर वो डायलॉग में बिलीव करते थे कि कोई किसी भी मसले का हल बातचीत से हो सकता है, तो बातचीत जरूरी है। वहीं पर वो जो थे उन्होंने अपनी जो उनकी किताब थी हिंद स्वराज, उसको पब्लिश किया था, जो बाद में चल करके अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट होती है, और जो है जिसमें जो गांधी का नजरिया है वो लोगों के सामने आता है। तो ये है वहां पर गांधी जी थे काफी ज्यादा इम्प्रेस थे उस जमाने में। जो टॉलस्टॉय थे, जो ग्रेट रशियन थिंकर कहा जाता था, उनकी किताबें पढ़ते थे और उनसे काफी सीखा। और टॉलस्टॉय खुद ही एक सेंट थे, एक फकीर की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक इनकलाबी थिंकर थे। और वहां पर वो जो टॉलस्टॉय की जिंदगी से वो इम्प्रेस होते हैं, उनकी स्पिरिचुअल परसेप्शन, जो उसकी रूहानी नजरिए हैं, उससे इम्प्रेस होते हैं और उनकी तर्ज जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये गांधी जो है वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ many writings and readings at that point of time। ये उनकी तर्ज जिंदगी थी। यानी कि जो है साउथ अफ्रीका में गांधी जी का जो जीवन था वो संघर्षमय था। हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे, हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करते रहे, और उनका जो सहारा था जो है स्ट्रगल का, वो एक नॉन वायलेंट तरीका था। बातचीत से मसले का हल निकालते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, लोगों को साथ लाने पर मजबूर करते थे। और उनकी जो जिंदगी थी वो सीधा साधा, एकदम साधारण सा व्यक्ति जैसा था। हर व्यक्ति उनसे आइडेंटिफाई कर सकता था। इस वजह से गांधी का जो अपना साधारण जीवन, सादा जीवन, और जो है क्लैरिटी उनकी बातों में, और जिस तरह से वो सत्याग्रह का इस्तेमाल करते थे, जिस तरह से जो है मूल्यों का निर्वहन करते थे अपने जीवन में, अखलाकी जिंदगी जो जीते थे, ये वजह बनी कि उनकी इज्जत दिन ब दिन लोगों की नजर में बढ़ती गई। और पूरी उनका जो नाम है सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी काफी ज्यादा उनका नाम होता है। उनकी बातों का असर होने लगा, सरकार उनकी बातें मानने लगी, क्योंकि सरकार के पास कोई चारा नहीं था। क्योंकि गांधी जी कभी जंग को तो वायलेंस को कभी हथियार नहीं बनाते थे। वो हमेशा उनके सामने वाले के मोरल कॉन्शियंस को अपील करते थे कि इस तरह की तहरीक हो, इस तरह के आंदोलन हो जहां पर सामने वाला जो है वो झुक जाए, उनकी बात मान जाए। तो ये एक गांधी का जीवन है अफ्रीका में। फाइनली जो है वो हिंदुस्तान को आ जाते हैं, और जो है आप जुलाई 1914 में अपने परिवार के साथ गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़ करके हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान आने से पहले वो इंग्लैंड जाते हैं, और वहां पर जो है सोचते हैं कि गोखले से मुलाकात हो जाएगी, जो है गोपाल कृष्ण गोखले से। लेकिन गांधी जी की मुलाकात जो है नहीं हो पाती, क्योंकि जाने से पहले वहां पर जो है पहली आलमी जंग जो थी, जो पहला जो विश्व युद्ध था, वो शुरुआत हो जाता है। लेकिन खैर जब वो वापस आते हैं हिंदुस्तान, तो ही वॉज गिवन ए राउजिंग रिसेप्शन व्हेन ही अराइव्ड इन बॉम्बे। फिर गोखले से वहां पर उनकी मुलाकात होती है। गोखले खुद ही आते हैं उनको रिसीव करने के लिए। उनका नाम इतना ज्यादा था, और जो है और उस जमाने की जो टॉल लीडर थे इंडियन पॉलिटिक्स में, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दिन वहां पर जो है गोखले मिलते हैं उनको। गोखले जो है हिंदुस्तान के हालात के बारे में बताते हैं, और उनके कहते हैं कि आपको हिंदुस्तान आए हैं तो यहाँ के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना होगा। पहले उन्होंने गोखले ने कहा कि 1 साल तक कम से कम आप हिंदुस्तान को देखिए, और पूरी हिंदुस्तान में घूमिए और देखिए कि क्या हिंदुस्तान क्या है, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका में रहे। और जिसकी वजह से गांधी जी जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करते हैं।
गांधी जी राजकोट जाते हैं, फिर वहां से दूसरी जगहों पर घूमते हैं गुजरात में, और फिर वहां से फिर वो शांति निकेतन जाते हैं बंगाल में। फिर जो है गांधी से कभी पहली मुलाकात टैगोर से नहीं होती है। ही नेवर मेट विद टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनसे नहीं मुलाकात होती। वहां पर एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल दिया, कहा कि ही इज अ ग्रेट सेंट इन बेगर्स अटायर, एक भिक्षुक के अवतार में एक बहुत महान साधु है, वो एक महात्मा है। जहां पर ये टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को दिया, और यहां से महात्मा गांधी, यहां से मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा कहलाने लगे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा बोला गांधी जी को, गांधी जी भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को अपना गुरुदेव कहते थे, और उनको कहते थे कि दैट रविंद्रनाथ टैगोर इज अ ग्रेट सेंटिनल ऑफ शांति निकेतन। वो भी उनको बहुत मान सम्मान इज्जत देते थे। गांधी जी का जो शांति निकेतन का एक विजिट है काफी लैंडमार्क रहा है। एक नए तरीके की जागरूकता उनके अंदर आती है, नए तरीके की बेदारी आती है। लेकिन उनका कुछ ही पल वहां पे रहना होता है, वहां से वो निकलते हैं जो है, जब वो शांति निकेतन से निकलते हैं काफी ज्यादा इम्प्रिंट वहां के स्टूडेंट पे, वहां के टीचर्स पे छोड़ के जाते हैं। गांधी जी जब वो अपने सफर पे ही होते हैं हिंदुस्तान के, उनको खबर आती है कि गोपाल कृष्ण गोखले का देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया। तो ये उनको काफी ज्यादा धक्का देता है, काफी ज्यादा उनको दिली तकलीफ पहुंचती, क्योंकि बहुत दिल से मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले की लास्ट राइट जो थी उनकी, जो उसको ज्वाइन करने के लिए गांधी जो है पुणे जाते हैं। वहां पर जो है जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, जिसको गोखले जी ने खुद ही स्टैब्लिश किया था। वहां पर जो है क्योंकि कहा यह जाता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे कहा गया कि आप आए हैं तो ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसके काम को संभालिए। लेकिन गांधी जी जानते थे कि भाई उनकी बहुत सारी जो थिंकिंग है वो गोपाल कृष्ण गोखले की थिंकिंग से आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, जो श्रीनिवास शास्त्री हैं गोपाल कृष्ण गोखले के जो कुलीग हुआ करते थे, वो इसकी जिम्मेदारी संभाले। और वहां से जो है गांधी जी वापस आ जाते हैं फिर जो है, लेकिन अपनी मेंबरशिप को भी वापस ले लेते हैं। इसी दौरान जो है गांधी को लगता है कि नहीं, उनको एक अपना आश्रम कायम करना चाहिए। गांधी जी ने अपना एक आश्रम जो है अहमदाबाद में कायम करने की कोशिश की, चाहते थे, जो उनका एक नेटिव प्रोविंस है। लेकिन जो है उनका जो पहला आश्रम था वो दैट कोचराब जो है एक टाउन था, वहां पर उन्होंने कायम किया। लेकिन आगे चल करके उन्होंने अहमदाबाद के आउटस्कर्ट पे अपने आश्रम को कायम किया, जो एक साबरमती का जो किनारा था, जो रिवर बैंक था, उसके किनारे वो अपने आश्रम को उन्होंने कायम किया। खैर गांधी जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हो रहा था कलकत्ता में, उसको अटेंड करने के लिए गए। वहां पर ऐसा नहीं है कि पहली बार था, उससे पहले भी गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन अटेंड कर चुके थे। लेकिन उस दौर में गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे, वो उनके गुरु, उनको एक साथ मिलता। लेकिन दिस टाइम जब वो कलकत्ता गए तो वहां पर वो अकेले ही उन्होंने अटेंड किया उस कांग्रेस को, जो है कांग्रेस के सेशन को। बहुत ज्यादा चीजें बदल चुकी थी। जो है गांधी जी का जो स्ट्रगल था साउथ अफ्रीका में, उसने गांधी जी की इमेज को काफी स्टैब्लिश कर दिया था हिंदुस्तान में, और उनको एक महात्मा देखा जाने लगा। उनको लगा कि नहीं, एक सेंट है, और जो भी संघर्ष के साथ जुड़ जाते हैं उसमें सफलता जो है जरूर मिलती है। एक बेहतरीन रेपुटेशन को हासिल कर चुके थे। एक सेंट की भी अहमियत थी, एक मिलिटेंट की भी अहमियत थी। खैर जो ये सेशन था जो है कोलकाता का, वहीं पे अटेंड ही कर रहे थे, तब तक जो है एक नौजवान आदमी चंपारण जो बिहार में है वहां से उनको मिलता है, और जिनका नाम राजकुमार शुक्ला होता है। वो उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि जो चंपारण में जो वहां के किसान है, जो वहां के पीजेंट है, काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है, जो ब्रिटेन की सरकार है शोषण कर रही है, आप वहां पे आए और हमारी मदद करें। और जैसे ही वो ये सुनते हैं तो, और जो है चंपारण के लिए, तो
उनको ही कहा गया कि नहीं, जो चंपारण के जो किसान है उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो जो है इंडिगो की खेती करे जो है, और उनके ऊपर जो है जो लोग मना करते हैं उन पे काफी ज्यादा फाइन लगाते हैं। खैर जब ये बात सोचते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि वो जरूर आएंगे चंपारण, और वहां पर जो है वो चंपारण के लिए जाते हैं। वहां पर उनकी जो है वो जमाने के जो काफी मशहूर वकील थे ब्रिज किशोर बाबू, फिर राजेंद्र प्रसाद बाद में चल करके उनसे मिलते हैं, जो आगे चल करके भारत के पहले राष्ट्रपति होते हैं। वहां पर गांधी पहुंचते हैं उस गांव में, और जो है जैसे गांधी गांव में पहुंचते तो पूरी गांव में न्यूज होता है कि एक महात्मा आया है, और महात्मा आया है, एक साधु आया है, जो किसी को भी वो छू लेगा उसको जो है वो निर्वाणा की प्राप्ति कर सकता है। जिसको भी छुएगा वो एकदम जो है उसको जन्नत उसे मिलेगी, जिसका कोढ़ होगा उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। अब तो ये महात्मा आए हैं तो हमारी जो अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह का एक न्यूज था लोगों के बीच में। हजारों लोग इकट्ठा हो गए गांधी जी को देखने के लिए, पूरी गांव में लोग इकट्ठा हो गए थे। और उस जमाने में आचार्य कृपलानी थे जो एक प्रोफेसर के का काम अंजाम दे रहे थे मुजफ्फरपुर में, उन्होंने भी ज्वाइन किया गांधी को। जो है गांधी जो है चंपारण में थे, वहां पे बहुत दिनों रहे, वहां पे कई सारी स्कूलें कायम की, बहुत सारी चीजें वहां पे काम किया, लोगों से काम किया, उनके आंदोलनों के साथ रहे, एजुकेट किया, सत्याग्रह चलाई वहां पर गांधी जी ने। खैर वहीं पर थे चंपारण में, तब तक जो है अहमदाबाद से उनको खबर आई कि जो वहां पर एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, वहां के वर्कर्स ने काफी ज्यादा हंगामा कर रखा, वो हड़ताल पे जा रहे हैं। और जो है अगर गांधी जी को बुलाया गया कि अगर आप आ जाएंगे तो ये जो हड़ताल नहीं होगा, और जो है शहर जो है वो वायलेंस से बच जाएगा। फिर उसके बाद जो है वहां पर अनसुईया बेन सारा भाई थी, और जो है वो जो इंडस्ट्रियल लेबरर थे उनके साथ काम कर रही थी। एंड वहां पर आते हैं, और जो अनसुईया बेन के भाई थे वो फैक्ट्री के मालिक थे। तो ये भी एक था कि उनकी बहन जो है मजदूरों के साथ, उनके भाई जो है मिल ओनर थे, उनके खिलाफ थे। खैर गांधी जी से मिलने के बाद गांधी जी जो है वहां ज्वाइन करते हैं अहमदाबाद। वहीं पर उनकी मुलाकात जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से होती है। वो एक बैरिस्टर होते हैं, खुद ही भी एक पेजेंट होते हैं, और उन्होंने भी बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से हासिल की होती है, और वो अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। और जब वो वहां पे मुलाकात होती है अहमदाबाद में, वहीं पर वो मुलाकात जो है काफी जो है अहम मुलाकात होती है। वहीं से पटेल जो थे गांधी के बहुत बड़े एडमायरर हो जाते हैं, लाइफ लॉन्ग एडमायरर हो जाते हैं। गांधी जी जो है एक सत्याग्रह सभा कायम करते हैं जो है हिंदुस्तान में। जो भी उनके मेंबर्स होंगे इस सभा के, उनको सत्याग्रह के लिए एक ओथ लेना पड़ेगा, एक जो है एक प्लेज लेना पड़ेगा। फिर वहीं पर वहां से उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया कि कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए, बताया जाए कि सत्याग्रह के क्या मानी होते हैं, उसके क्या मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं। उन्होंने उस सत्याग्रह का जो एग्जाम्पल्स दिखाया था चंपारण में भी, अहमदाबाद में भी, खेड़ा में भी, लोगों को ऑलरेडी उन्होंने बताया कि जो है सत्याग्रह क्या कहते हैं। 1919 में हमने देखा कि रॉलेट एक्ट होता है, जिसके खिलाफ पूरी हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू होती है, और लोग इससे बायकॉट करते हैं। और अप्रैल में ही जो है 13 अप्रैल को इसके लिए एक पीसफुल मीटिंग बुलाई गई थी अमृतसर में। एक जालियांवाला बाग वो इलाका था, वहां पर एक मीटिंग था। वहीं पर जनरल डायर ने किस तरह से वो एक अनआर्म्ड लोगों पे, जिनके पास जो निहत्थे लोग थे, उनपे जो है गोलियां बरसवा दी थी, और कितने सारे लोग जो मारे गए, जिसने इस पूरी हिंदुस्तान को हिला के करके रख दिया। ये इस इवेंट ने गांधी जी को हिला करके रख दिया जो है कि कितना जो है ब्रिटिश जो है कितना ब्रूटल हो सकते थे। और गांधी जी जो है पूरी नेशन वाइड हड़ताल बुलाते हैं, पूरी राष्ट्र भर के लिए लोग उसे ज्वाइन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से जो है हिंसा के मामलात भी आ जाते हैं, और ये काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और ऑल ऑफ ए सडन गांधी जी अपने सत्याग्रह को वापस जो है ले लेते हैं। तो गांधी जी का रोल जो है 1919 में भी काफी क्रूशियल रहता है, जिस वक्त
हिंदुस्तान की आत्मा को एक चोट लगती है जब जालियांवाला बाग कांड होता है। खैर 1919 में ही गांधी जी जो है इंग्लिश वीकली थी यंग इंडिया, वो जो है वो पत्रिका उसके एडिटर बनाए जाते हैं, और गुजरात वीकली जो थी नवजीवन, उसके भी वो एडिटर बनाए जाते हैं। 1920 में ही गांधी जी को ऑल इंडिया होम रूल लीग के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जो आपको पता होगा कि 1920 का जो वक्त है वो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए काफी जाना जाता है। ये वक्त भी था जब जो है इंडियंस जो थे, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो है टर्की में खिलाफत जो है हटा दी गई थी अंग्रेजों के जरिए, और गांधी जी ने देखा कि एक मौका है जो जिसमें मुसलमानों को और हिंदुओं को साथ लाया जा सकता है। वहीं पर गांधी जी जो है एक सक्सेसफुल होते हैं एक रेजोल्यूशन पास कराने में, असहयोग का एक कैंपेन चलाने में। जो एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी इलाहाबाद में, वहां पर फिर कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में सितंबर में, और नागपुर में जो हुआ था सेशन, वहां पर वो एक नॉन कोऑपरेशन के लिए कि जो हिंदुस्तानियों को जो है ब्रिटानिया हुकूमत के साथ एक जो है कोऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक रेजोल्यूशन होता है, काफी सक्सेसफुल होता है, और यही उनकी जो है जो वहां पर जो है पहली बार एक सेकेंड ऑल इंडिया लेवल पर जो है एक सत्याग्रह कैंपेन चालू होता है, जिसकी वजह से जहां पर उन्होंने जो उनको खिताब मिला था कैसरे हिंद को, वो अपनी उस टाइटल को लौटा देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पास जो नाइटहुड का जो था, वो अपनी नाइटहुड लौटा देते हैं। एक काफी एक सक्सेसफुल मूवमेंट होता है असहयोग आंदोलन का। गांधी जी को चौरी चौरा जो कांड होता है, चौरी चौरा एक गांव है गोरखपुर के इलाके में, जहां पर कुछ हिंदुस्तानियों ने वहां पे लोकल पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसके जो ये घटना है जो पुलिस स्टेशन को आग लगाने की, इसने गांधी जी को काफी धक्का पहुंचाते हैं, और गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लेते हैं और 5 दिनों की फास्ट पे चले जाते हैं बरदोलई में 1922 में 22 में, और वहां पर वो जो है फिर जो है 1922 में मार्च में ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है सेडिशन के केस में जो है। देन ही वॉज प्लीडेड गिल्टी इन दी फेमस केस। 1922 में ही एक ट्रायल होता है अहमदाबाद में, जहां पर उनको 6 साल की सजा सुना दी जाती है। वहां पर वो यरवदा जेल में वो बंद होते हैं। 1923 में उन्होंने अपनी एक तरीके से कह लें कि अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, वो एक पब्लिश होती है। देन जो है 1924 में उनको एक अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होता है, और उन्हें जो है रिलीज कर दिया जाता है जेल से। गांधी जी के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, सत्याग्रह था, वो डांडी मार्च था। डांडी मार्च, जहां वो एक मार्च के लिए निकलते हैं, और वो साल्ट जो लॉज थे, जो है नमक कानून था, उसके विरोध में और लोगों से कहते हैं कि आपको जो है इस कानून को बायकॉट करना है जो है। और ये मूवमेंट काफी उनको एक बल देता और हिंदुस्तानियों को भी जागरूक बनाता है। आपने जो एक कम्युनल अवार्ड के बारे में सुना होगा, जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे, जो उस जमाने में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने एक स्कीम की जिसमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आइडिया उसमें आता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो दलितों के लिए होंगे, मुसलमानों के लिए होंगे, या डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बात की जाती है। और जब ये बात गांधी जी को पता चलती है तो गांधी जी जो है एक फास्ट पे जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, बी आर अम्बेडकर जब तक उनकी बात नहीं मानेंगे तब तक वो अपनी फास्ट नहीं तोड़ेंगे। वो फास्ट ये था कि जो है जो हिंदू समाज को ना बांटा जाए, और जो है दलित हो या अगली जाति के लोग हो, सभी एक हैं और सभी एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स का हिस्सा होंगे। और यहीं पर एक बात होती है, वहां पर गांधी अंबेडकर को मनाया जाता है। अंबेडकर इस बात के लिए राजी होते हैं कि चलिए ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट अगर नहीं होता है तो दलित समाज के लिए जो है रिजर्वेशन होना चाहिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इसके लिए गांधी जी भी एग्री कर जाते हैं, अंबेडकर भी एग्री कर जाते हैं, और यहीं पर
आगे चल करके जो है गांधी जो है काफी अपने आप को कंसर्न फील करते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, दलितों के लिए। और 1933 में ही वो अपनी एक जो है एक पत्रिका जो हरिजन जो है वो उसका स्टार्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ जो है यंग इंडिया। वहीं पर जो है फिर जो है 1933 में ही मई में वो अपने आप को प्यूरिफिकेशंस के लिए जो है 21 दिनों का वो फास्ट रखते हैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ। 1933 जुलाई में ही उनके जो आश्रम है उसको डिसबैंड कर दिया जाता है, which became a center for the removal of untouchability। साबरमती में हुआ कि हर जाति के लोग, हर कौम के लोग इकट्ठा होते थे, वहां पे कोई भी छुआछूत नहीं होगा। तो गांधी जी का रोल जो है हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के सारे जितने भी कमीशंस आए, चाहे वो आप ये देखें कि जो है क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, या कैबिनेट मिशन प्लान आता है उसमें, कि गांधी जी के सामने जो चुनौती थी वो ये चुनौती थी कि कैसे हिंदू और मुस्लिम समाज को इकट्ठा रखा जाए, एक साथ रखा जाए और हिंदुस्तान का पार्टीशन ना हो। लेकिन जैसे ये माउंट बेटन गवर्नर जनरल बनते हैं और वो हिंदुस्तान में आते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि कैसे जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो जाएं, क्योंकि ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इनटू दिस। गांधी कभी पार्टीशन नहीं चाहते थे, और जबकि जो यंग लीडर्स थे जो कांग्रेस के, चाहे नेहरू हो या पटेल हो, सभी लोग राजी थे। इनफैक्ट जो है मौलाना आजाद भी इसके अगेंस्ट में थे, पार्टीशन के अगेंस्ट में। ही वॉज नॉट हैप्पी when he learned that कि गांधी has accepted the plan, लेकिन some mischievous plan has been acted upon during this period of time। मैं एक बात बता दूं कि जो माउंट बेटन ने ओपनली कहा था गांधी से कि जो है कि दैट द कांग्रेस इज नॉट विथ यू, इट इज विथ मी। जो ये कांग्रेस है वो आपके साथ नहीं, वो कांग्रेस हमारे साथ है इस प्लान पर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांट दिया जाए अलग अलग टेरिटरीज में। तो गांधी जी के सामने जो चुनौती थी कि क्या वो देश की आजादी चाहते हैं या देश की एकता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी अगर कुछ दिनों तक टल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की एकता बनी रहनी चाहिए। लेकिन शायद हिंदुस्तान उस वक्त तैयार नहीं था, और इस वजह से भी कि लोग जो है उतावले हो रहे थे आजादी के लिए। एक बार उन्होंने अपनी एक सभा में जो है एक बात कही कि Today I find myself all alone. Even the Sardar and Jawaharlal think that he was wrong, and peace was sure to return if partition was agreed upon. Nevertheless, I must speak as I feel. We may not feel the full impact immediately, but I can see clearly that the future of independence gained at the price is going to be dark. Should the evil I apprehend overtake India, let posterity know what agony this old soul went through thinking of it. Let it not be said that Gandhi was party to the Indian vivisection. तो गांधी जी जो है काफी अपने दर्द को बयान कर रहे थे कि किस तरह से उनकी बात जो है सरदार भी नहीं मानते, नेहरू भी नहीं मानते, और लोगों को आज आजादी दिख रही है। आगे चल करके आगे की जनरेशन समझ को पता चलेगा कि ये जो पार्टीशन है ये कितना गलत था और कितनी ज्यादा बुरा असर एक हिंदुस्तान पे देखने को मिलेगा। गांधी जो है इसी गम में थे, और फिर वहां से उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में नहीं रहेंगे। ही विल नॉट स्टे इन दिल्ली, ही विल गो टू अ प्लेस वेयर ही इज नीडेड, and then he was needed in Calcutta, in Noakhali, in Bihar, in Punjab, everywhere he was needed। क्योंकि जिस तरह के लोगों के अंदर गुस्सा था, जिस तरह के हालात बन रहे थे जब लोग जो है पाकिस्तान की एक जब लोगों को लगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाएगा, तो लोगों के अंदर गुस्सा था, नाराजगी थी, एक दूसरे के लिए कहीं कहीं तो नफरत भी देखने को मिल रहा था। गांधी वॉज गोइंग पिलर टू पोस्ट, हर जगह जा रहे थे, लोगों को पैसिफाई कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि आपस में मत लड़िए। और मुसलमानों को लगता था कि वो हिंदुओं का साथ दे रहे हैं, हिंदुओं को लगता था कि वो मुसलमानों के साथ दे रहे हैं। खैर, गांधी ने अपनी बहुत पुरजोर कोशिश की। वहीं पर जो है एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में काफी ज्यादा चीजें आ रही थी कि गांधी की हत्या की जा सकती है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में बहुत पहले से मौजूद था।
गवर्नमेंट ने ऑफर भी किया था कि वो गांधी जी को प्रोटेक्शन देना चाहते थे। गांधी जी ने मना कर दिया था कि नहीं, उनकी जिंदगी जो है भगवान के हाथ में, अगर भगवान उनकी जिंदगी लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, मैं आपको एक बता दूं कि जो है साउथ अफ्रीका में भी उनको असैसिनेट करने की, उनको मारने की कोशिश की गई थी, और हिंदुस्तान में भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद होता है वहां पर भी उनको मारने की कोशिश हुई। एक कोशिश हुई, उसमें नाकाम हो गए। दूसरी कोशिश हुई, उसमें वो सक्सेसफुल थे। 29 जनवरी को जो है एक दिन पहले जब उनको असैसिनेट किया गया था, तो उन्होंने अपनी पोती से कहा कि नहीं, कि अगर वो वाकई में एक महात्मा है तो वो एक जो असैसिनेट करने वाला है, जो मारने वाला है, उसकी बुलेट को अपनी छाती पर लेंगे विथ ऑल लव इन हिज हार्ट, उसके खिलाफ कोई नफरत भी नहीं रखेंगे और अपने भगवान का नाम लेंगे और अपनी प्राण को त्याग देंगे। उनकी ये बात कह लीजिए कि 30 जनवरी को 5 बजे शाम में जब है एक जो है वहां पर एक जो है क्राउड जो है वो एक इंतजार कर रही थी, एक प्रेयर जो था, जहां पर प्रार्थना स्थल था, जो है गांधी जी का इंतजार चल रहा था। जैसे वो प्रार्थना स्थल पे पहुंचते हैं, वहां पर एक शख्स जो है उनके पैर को छूने की कोशिश करता है जल्दबाजी में। जैसे वो छू करके उठता है, अपने पॉकेट से गन निकालता है, पिस्टल निकालता है और 3 गोलियां जो है गांधी जी के सीने पे चलाता है, और गांधी जी वहीं पे गिर जाते हैं और उनके मुंह से हे राम निकलता है और गांधी जी की जिंदगी वहीं चली जाती है। तो एक सेकंड के लिए लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, दैट सभी लोग स्तब्ध हो गए। गांधी जी का इंतकाल हो गया, गांधी जी वॉज डेड। जब गांधी जी की मौत की खबर उस जमाने के एक मशहूर ब्रिटिश प्ले राइट जो राइटर थे उनको पता चला, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, उन्होंने कहा कि दैट द असैसिनेशन शोड हाउ डेंजरस इट वाज टू बी टू गुड। कितना मुश्किल है अच्छा होना एक इंसान की जिंदगी में, कि एक गांधी जैसे सोल को भी, उनकी जैसी आत्मा को भी लोगों ने नहीं छोड़ा और उनको भी लोगों ने मार दिया। गांधी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था अपने बारे में कि व्हेन आई एम डेड एंड बरीड आई विल स्पीक फ्रॉम माई ग्रेव। जब मैं मर जाऊंगा और मुझे दफना दिया जाएगा, मैं अपनी कब्र से बोलूंगा। गांधी जी हमारे साथ होंगे और गांधी जी की आइडियाज हमें गाइड करती रहेंगी अगर हम उन्हें एक आदर्श की तरह देखते होंगे अपने जीवन में। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं।